हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर न्यूटन के गति का नियम और साथ के साथ बल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, फिजिक्स के अंदर गति से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का गति का समीकरण होता है, जिसके बारे में हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गति के समीकरण को भी न्यूटन साहब ने दिए हुए हैं। साथ के साथ गति के नियम के बारे में भी सर आइजैक न्यूटन सर के द्वारा बताए गए हैं और इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए हम गति से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज की इस लेक्चर में। एमसीक्यू प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम के लिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं फिजिक्स का, इसको पूरा आप फॉलो करिएगा दोस्तों। 20 सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में फिजिक्स के अंदर। यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी के साथ सारे सेशन अटेंड करते हैं दोस्तों, जितना भी मैं सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वो सारे सेशन आप अटेंड करिएगा सीक्वेंस के साथ, तो आपके वो 20 मार्क्स 100% मैं आपको बता रहा हूं कि सिक्योर कर पाएंगे आप। ठीक है, मेरी गारंटी है ये। बस आपको फॉलो करते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे, उसको फॉलो करते रहना है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर करिएगा, जिससे कि वहां तक हमारी वीडियो पहुंचे, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम फिजिक्स के अंदर गति का समीकरण कहें या फिर गति का नियम कहें, तो गति के समीकरण और गति के नियम फिजिक्स के अंदर किनकी देन है, तो हमेशा ध्यान में रखना, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 समीकरण दिए गए और साथ के साथ गति के 3 नियम के बारे में भी बताए गए हैं सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो ये कहां बताया गया है? एक पुस्तक के माध्यम से। और ये पुस्तक का नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा जी, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये एक पुस्तक प्रकाशित किया गया न्यूटन साहब के द्वारा सन 1687 में, और इसी पुस्तक के माध्यम से न्यूटन साहब ने अपने गति के 3 नियम को प्रकाशित किया, जिसको आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो आज की सेशन में हम इन सभी नियम के बारे में डिटेलिंग में समझेंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो गति से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, ये भी हम सीखेंगे अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम के मदद से। मैं बहुत सारा आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा, कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी होंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परीक्षा 2025 के लिए संभावित सवाल होंगे, जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बल, जिसको हम फोर्स के नाम से जानेंगे दोस्तों। तो हम फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, जिसको हिंदी में हम बल कहेंगे। तो मैंने कहा जी, बल वह एजेंसी है जो किसी वस्तु की स्थिति को या तो बदल देगी या बदलने की कोशिश करेगी। मैंने कहा कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है भाई साहब, जो या तो बॉडी के स्टेट को चेंज करने का ट्राई करेगा या फिर चेंज कर देगा। समझ पा रहे हैं क्या? स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है सर? तो स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु की अवस्था। तो हमने मोशन चैप्टर में बेहतरीन तरीके से समझ के रखे हुए हैं, वस्तु की 2 अवस्था होती है, या तो वस्तु की अवस्था विराम की अवस्था है, या फिर वस्तु की अवस्था गति की अवस्था है। हाँ कि ना? मतलब या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसी को हम बोलेंगे स्टेट ऑफ बॉडी। समझ पा रहे हैं क्या? तो जैसे कि यहां पे आप देख पाएंगे, यहां पे फुटबॉल है जो टेबल में रखा हुआ है, स्थिर है क्या ये? मतलब इसकी अवस्था कैसा है? रेस्ट वाली अवस्था है। यहां पे बस खड़ी हुई है, इसकी अवस्था कैसी है? रेस्ट वाली अवस्था है, विराम की अवस्था में है ये फुटबॉल और ये बस। हाँ कि ना? तो मैं इसकी अवस्था में बदलाव लाना चाहूंगा, तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक एजेंसी की। समझ पा रहे हैं क्या? जिसको हम फोर्स कहेंगे। हाँ कि ना?
तो मैंने कहा जी जब मैं इस रेस्ट पोजीशन में फुटबॉल है, इसमें 10 न्यूटन का बल लगाया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या इस बात की गारंटी है कि इस 10 न्यूटन बल के कारण ये फुटबॉल हिल जाएगा या फिर इसकी अवस्था में बदलाव आ ही जाएगा? ऐसे कोई गारंटी है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है। हम देखेंगे इस फुटबॉल को, हम देखेंगे कि भाई साहब 10 न्यूटन का बल लगाएंगे और वो हिल पाया तो हम बोलेंगे कि ये बल ने इसकी स्थिति में बदलाव लाया, रेस्ट से मोशन में लाया। अगर ये हिल नहीं पाया, इसका मतलब क्या बोलेंगे? सर ये 10 न्यूटन का बल इस फुटबॉल को हिलाने का कोशिश किया, ट्राई किया, लेकिन हिला नहीं पाया। मतलब फुटबॉल की स्थिति में या तो बदलाव आ जाएगी या तो बदलाव आने की कोशिश किया जाएगा। किसकी मदद से? इस बल की मदद से, फोर्स की मदद से। तो आप समझ पाए होंगे कि बल क्या होता है, एक ऐसी एजेंसी जो वस्तु की स्थिति में बदलाव ला सकता है या फिर बदलाव लाने का प्रयास कर सकता है। दो ही बात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा जी अब ये जैसे बस है, तो बस में मैं जैसे 10 न्यूटन का बल लगाया तो मैं देखूंगा ना, एक खड़ी बस है उसमें 10 न्यूटन का बल लगाने से क्या हो रहा है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव आएगा तो मैं बोल दूंगा कि ये 10 न्यूटन का बल इस बस को हिला दिया, इसकी स्थिति में बदलाव लाया, रेस्ट से मोशन में। नहीं ला पाया तो इसका मतलब जरूर इसने कोशिश तो किया होगा ना, कोशिश तो किया होगा। ये दीवार को, यहां पे जैसे दीवार है, इसमें मैं बल लगाया, लेकिन ये दीवार हिलेगा क्या? सर नहीं हिलेगा। मतलब मैंने कोशिश तो किया ना दीवार को हिलाने का, हालांकि वो हिल नहीं पाया, वो अलग बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी स्थिति में अगर आप परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी बल का, और वो बल कितने अमाउंट का लगाया गया है और किस डायरेक्शन में लगाया गया है, इस बात पे डिपेंड करेगा भाई साहब कि उस वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव आएगा या उस वस्तु की स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। ये बल के अमाउंट और उसकी दिशा पर निर्धारित होगा। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जैसे कि ये कम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है और ये ज्यादा द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, तो कम द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को हिलाना आसान है, कम बल की मदद से हिला लेंगे, हाँ कि ना। लेकिन ज्यादा द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमको हिलाना है या उसकी अवस्था में बदलाव लाना है तो हमको ज्यादा फोर्स का अमाउंट चाहिए होगा, ज्यादा बल का रिक्वायरमेंट होगा। इतना तो मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए, हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर हम कहें ये जो बल है ये किस तरह का राशि है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है बल, ठीक है, तो किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैंने कहा जी ये 10 न्यूटन का मैंने जैसे बल लगाया, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है। 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं तो कैसा लग रहा है? राइट डायरेक्शन। कैसा? राइट डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं क्या? तो मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है, परिमाण की भी जरूरत पड़ रही है, दिशा की भी जरूरत पड़ रही है। तो फोर्स एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 में ही आपको बता दिया था, समझा दिया था, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और इस फार्मूला को हम कैसे बोलते हैं? फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यही क्या है पता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम प्रूफ करके देखेंगे जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा आज ही के सेशन में, ठीक है। फिलहाल के लिए ये फार्मूला याद रखेंगे आप, ठीक। तो इसी फार्मूले की मदद से अगर हम मात्रक देखना चाहें बल का, तो बल का मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा और सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने का हमारे पास बहुत सारे पद्धति होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो ये मत कहना एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, भाई हम पढ़ चुके हैं सब बारे में, ठीक है। तो बल को अगर मैं
मापना चाहूं एसआई मात्रक में तो कैसे मापेंगे, न्यूटन। और न्यूटन का मतलब क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहां से आया, तो भाई साहब आप बोलेंगे सर द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होगा, किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, और ये त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा, ये न्यूटन के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एसआई, एसआई यूनिट या फिर एसआई मात्रक बल का, ठीक। ठीक उसी तरह सीजीएस, सीजीएस मात्रक कहें तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को हम ग्राम से मापते हैं, ठीक है सर। और मीटर को कहें या फिर दूरी या फिर डिस्प्लेसमेंट किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से, ठीक है जी। और टाइम को तो हम सेकंड से ही मापते हैं। तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, डाइन होगा, ठीक। अब यहां से ना एक रिलेशन निकल के आता है और ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ऐसा हम बोलते हैं दोस्तों। तो इसको कैसे बताया जाएगा, तो इधर आइए मैं यहां पे बताता हूं आपको। 1 न्यूटन बराबर हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 1 केजी, ठीक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बोलेंगे कि नहीं। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा जी 1 न्यूटन बराबर, अब देखना यहां पे किलो का मतलब क्या होता है, तो किलो का मतलब 10 की घात 3 बोलेंगे क्या। तो मैंने कहा 1 का गुना 10 की घात 3 से करेंगे तो 10 की घात 3 आएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे ग्राम, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे मीटर है, अब देखो यहाँ डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। डैश का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक। अब मीटर, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो 10 की घात 2 लगाएंगे क्या, हाँ सर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये सब जानते हैं हम लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा के रखा हूं, ठीक। तो आप बोलेंगे 10 की घात 2, ठीक। तो अब ये क्या बन गया, ये केजी से ग्राम बन गया, अच्छा मीटर से ये सेंटीमीटर बन गया, और ये प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। यहां पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा है। तो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2, आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो बेस समान है, घात जुड़ जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 और 2 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या समझे, आप बोलेंगे डाइन, ठीक है। तो 10 की घात 5 डाइन हो जाएगा, क्या समझ पाए। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को मैं डाइन लिख सकता हूं। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। क्लियर है क्या। मैंने कहा आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए सवाल है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल आप जरूर करिएगा। मैंने कहा 1 न्यूटन बराबर x डाइन, तो x का मान क्या होगा पता करके बतानी है। सवाल बोल रहा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या ये बात जानते हैं कि सर 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, जानते ना ये बात, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन बराबर x डाइन। तो आपको साफ साफ शब्दों में ये नजर आ रहा होगा कि सर x की जगह यहां पे क्या है, 10 की घात 5, 10 की पावर 5, हाँ कि ना। तो x की वैल्यू पता चल गया। किसी दिन इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, सर कैसे। मैंने कहा जी 1 डाइन बराबर x न्यूटन, ऐसा बोला गया सवाल में मान लो, और आपसे बोला जाए कि भाई साहब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे आप। तो आपने कहा जी अगर 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन है, हाँ कि ना। तो अगर मैं ये 10 की पावर 5 को इधर लाऊंगा तो ये 1/10 की पावर 5 न्यूटन हो जाएगा, और यहां कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा सर, बोलेंगे कि नहीं, मतलब 1 डाइन, हाँ कि ना। अब देखो 10 की पावर 5 को आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से बात करेंगे। क्लियर, इतना बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। तो 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन। मैंने कहा जी 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन, हाँ कि ना। तो आप बोलेंगे
कि सर हमको x की वैल्यू पता करनी थी कि एक डाइन बराबर अगर x न्यूटन है तो एक डाइन बराबर मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। तो 10 की पावर माइनस 5 यही x की वैल्यू है क्या? तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो अगर सवाल पूछता कि एक डाइन बराबर x न्यूटन तो x की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5। सवाल में पूछा गया था कि एक न्यूटन बराबर x डाइन तो x की वैल्यू 10 की पावर 5। हाँ कि ना? तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अगला सवाल देखें तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा पता करके बतानी है। टोटल फोर्स बतानी है भाई साहब आपको। तो सवाल में बोला गया है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अच्छा, एक ही दिशा पर दो बल कार्यरत है। मैंने कहा जी जैसे कि एक क्षैतिज दिशा ले लिया मैं, एक फोर्स लगा है यहां पे 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो भाई साहब दूसरा फोर्स जो कि 5 न्यूटन का ये सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए। सवाल यही बोल रहा है दो बल लगा हुआ है एक ही दिशा में और एक ही ऑब्जेक्ट में, तो नेट फोर्स आपको बताना है। नेट फोर्स तो कैसे बताएंगे? तो जितने भी सदिश राशि होते हैं, है ना, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसके लिए मैंने चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करना बताया था, चाहे वो वेलोसिटी के लिए हो, चाहे एक्सेलरेशन के लिए हो, चाहे फोर्स के लिए हो। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम राइट चलेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर हम अप चलेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर हम लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव लिखेंगे, डाउन चलेंगे तो निगेटिव लिखेंगे। तो इस हिसाब से यहां पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम राइट चल रहे हैं क्या? हाँ सर, तो आपने कहा 10 न्यूटन राइट गए, फिर 5 न्यूटन फिर से हमने राइट गए, 5 न्यूटन राइट गया, तो कुल मिलाकर क्या हुआ ये? आप कहेंगे 10 और 5 15 न्यूटन। किस में आएगा? ये प्लस में आएगा। और ये प्लस में आ रहा है मतलब जो नेट फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में लगेगा क्या? राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया एफ नेट बराबर 15 न्यूटन। समझ पाए? तो आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी दिन इसी सवाल में बोल दिया जाता बच्चा कि आपको ना इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दो बल कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ये 10 न्यूटन, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे नेट फोर्स बतानी हो, कुल बल बतानी हो, तो कैसे बताएंगे? राइट डायरेक्शन में तो प्लस का 10, लेफ्ट डायरेक्शन में तो माइनस का 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 कितना होगा जी? 5 होगा। 5 न्यूटन ये किस में आएगा? प्लस में आएगा क्या? तो आप कहेंगे जी यहां पे जो नेट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है ये इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, और ये कितना? तो 5 न्यूटन। समझ पाए? तो ऐसा क्लियर है? ओके, देखिए दोस्तों, अगला हम कहे बल का विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना मैं बेहतरीन तरीके से सिखा चुका हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डे 2 क्लास देखिएगा, जो कि हमारा फंडामेंटल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें डे 2 क्लास में स्पेशली डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड बात किया गया है। विमी सूत्र कैसे लिखना होता है किसी भी भौतिक राशि का। हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बल है, भौतिक राशि क्या है? बल। तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक चाहे केजी कहिए चाहे ग्राम कहिए, इसके लिए हम डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे मीटर लिखा है या फिर कहिए सेंटीमीटर, ये लेंथ है क्या? तो लेंथ का डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल लिखेंगे। ठीक है जी। यहां पे बोलिए तो ये डिवाइडेड है ना, डिवाइड किया गया है सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम का स्क्वायर बोलेंगे टी का स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऐसी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब आपस में इसको गुणा करो। अब देखना, मैंने कहा जी ये हो जाए मेरे पास कैपिटल एम का गुणा कैपिटल एल से। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिवाइडेड है, मतलब टी स्क्वायर नीचे में है,
ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा, टी का पावर में माइनस लग जाएगा तो टी का पावर माइनस का 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो यही तो है भाई साहब डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का। तो m का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होना चाहिए। क्यों? अरे m एक बार है इसलिए m का पावर 1 होना चाहिए। l का पावर यहां भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप m l t की पावर -2 कहिए या फिर m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2 कहिए, बात एक ही है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस बतानी हो तो हम फंडामेंटल जो टर्म्स है, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, इसकी मदद से हम बताते हैं इस तरह से m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बेहतरीन तरीके से अगर आपको डायमेंशंस लिखना सीखना है तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एपिसोड नंबर 2। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम फाइनली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों, न्यूटन की गति का नियम। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, क्या कहता है? मैंने कहा जी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, मतलब वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी, वो तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उसको डिस्टरबेंस प्रोवाइड न किया जाए। जैसे कि ये जो फुटबॉल है ये रेस्ट पोजीशन में है, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो ये तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, स्थिर अवस्था में रहेंगे जब तक कि इसको हम डिस्टर्ब ना करें फोर्स लगाकर। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो उसी तरह गति के बारे में भी बोला गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या सर? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर गति से चलती है, स्थिर गति का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। मैंने पाया जी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है मतलब गति में है। समझ पा रहे हैं? तो स्थिर गति का मतलब सबसे पहले आप समझिए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जिसको हम एक समान गति भी बोलेंगे। स्थिर गति का मतलब एक समान गति। तो आप इस मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को, इस गति करते हुए ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे किसी भी टाइम में, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, चाहे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, चाहे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो लगातार मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है, अगर मैं कह रहा हूं 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखेंगे मतलब 5 मिनट बाद, चाहे 10 मिनट बाद। ठीक है, कभी भी आप देखिए जब तक मोशन करता रहेगा, ये कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, स्थिर गति, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगर ये एक सरल रेखा में गति कर रही है, मतलब सरल रेखी गति, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के कंडीशन में स्पीड कहिए चाहे वेलोसिटी कहिए, बात एक ही होता है, हम जानते हैं बात। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है। यहां पे आप कहेंगे जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे नियत। समझ पाए? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये तब तक यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, तब तक स्थिर गति से चलता रहेगा जब तक कि इस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाए, जब तक कि इसको हम डिस्टर्ब ना करें फोर्स लगाकर। समझ पाए? तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये समझाना चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का दो अवस्था होता है भाई साहब, विराम की अवस्था और गति की अवस्था। और हर ऑब्जेक्ट का ये अधिकार है कि वो अपनी अवस्था में बना रहना चाहेगा। अगर हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो उस डिस्टर्बेंस का वो विरोध करेगा। ठीक है, अपना ढीठपन दिखाएगा। कैसे? कि भाई साहब मैं अगर विराम अवस्था में हूं तो मैं विराम अवस्था में ही रहूंगा, ऐसे करके वो अपना ढीठपन दिखाएगा, अपना बिहेवियर शो करेगा वो। समझ पाए? तो इसी बिहेवियर का नाम क्या होता है पता है? इसी ढीठपन का नाम होता है जड़त्व। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में है तो हम बोलेंगे विराम का जड़त्व। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, लगातार यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेगा कब तक? जब तक कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे।
ठीक है, तो इस ढीठपन को, इस मोशन वाली ढीठपन को क्या बोला जाएगा? मोशन का जड़त्व। समझ पाए? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ध्यान रखिएगा, जड़त्व का नियम जिसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, it states that an object will remain at rest or continue moving at a constant speed or velocity unless an external force act upon it। ठीक है, अच्छा, कोई वस्तु स्थिर में है तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर गति कर रही है तो वो स्थिर गति ही करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, और इसी ढीठपन का नाम होता है जड़त्व। ध्यान रखिएगा, जिसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस वजह से न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि ये एक व्हीकल है या फिर समझिए एक कार है जो मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या समझे भाई साहब? थ्रू आउट द मोशन इसकी जो स्पीड है या फिर कहिए वेलोसिटी, ये कांस्टेंट रहने वाले हैं, नियत रहने वाले हैं। अगर मैं इस गाड़ी के मोशन को ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैंने पाया भाई साहब इसकी जो वेलोसिटी है ये 10 मीटर प्रति सेकंड है और ये एक सरल रेखी गति कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो इसका स्पीड मतलब इसकी वेलोसिटी, दोनों एक ही बात है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड के साथ ये मोशन कर रही है ये गाड़ी, ये व्हीकल। तो आप किसी भी समय देखिए, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, किसी भी समय, ठीक है, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद इसकी स्पीड वही रहने वाले हैं। मतलब इसका जो ढीठपन है वो एक समान गति करने का है। क्या? अब देखना मजे की बात, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस गाड़ी के कांटेक्ट में है, ऐसे रखा हुआ है, गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब जो स्पीड इस गाड़ी का है वही स्पीड ये ऑब्जेक्ट भी पकड़ लेगा। क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड के साथ इस गाड़ी के कांटेक्ट में रहकर चलेंगे। कौन? ये ऑब्जेक्ट। अब ये मोशन कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। अचानक से रास्ते में एक चट्टान आ गया और इस चट्टान की वजह से ये गाड़ी स्टॉप हो गया, रुक गया। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, लेकिन इस गाड़ी के कांटेक्ट में जो ऑब्जेक्ट था इसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा और आगे बढ़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि गाड़ी को रोकने के लिए तो ब्रेकर आ गया, चट्टान आ गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कोई है क्या? नहीं। तो इसका ढीठपन बना हुआ है कि भाई साहब मैं 10 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड के साथ एक समान गति कर रहा था, तो मैं एक समान गति करता रहूंगा क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी के साथ गाड़ी के कांटेक्ट से छूटेगा और एक टाइम बाद इधर कहीं यहां पे ऐसे गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, कहीं ना कहीं जाके आगे गिरेगा वो, क्योंकि वो किस वजह से मोशन कर रहा था? गाड़ी की वजह से। अब गाड़ी रुक गई तो अपने ढीठपन के कारण थोड़ा देर वो आगे चलेगा और कहीं जाके लुढ़क जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? सर मान लो इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई रामलाल नाम का लड़का रहता, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह कोई रामलाल नाम का लड़का रहता जो इस गाड़ी के कांटेक्ट में होता, तो सर इसकी भी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होता। हाँ, और यहां अचानक से कोई चट्टान आ गया रास्ते में जिसकी वजह से गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो रामलाल नाम का लड़का रहेगा ये अपना ढीठपन के कारण आगे जाएगा सर, गाड़ी के कांटेक्ट को छोड़कर आगे जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड के साथ। हाँ, और कुछ समय बाद ये भी यहां आके ऐसे लुढ़क जाएगा। बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोई ये होशियार स्टूडेंट थोड़ी ना है कि ये आगे ऐसे हवा में उड़ते रहेगा। नहीं भाई, गाड़ी के कांटेक्ट में चल रहा था, गाड़ी रुक गई, तो इस रामलाल को रोकने के लिए कोई नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब गाड़ी के कांटेक्ट छूटेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके वो लुढ़केगा, गिरेगा। ठीक है, बढ़िया। तो
इस रामलाल नाम के लड़के के पास कौन सा जड़त्व था? तो आप बोलेंगे गति का जड़त्व, या फिर इस ऑब्जेक्ट के साथ जो इस व्हीकल के ऊपर कांटेक्ट में रखा हुआ था, तो इसके साथ कौन सा जड़त्व था? गति का जड़त्व था, मोशन वाली इनर्शिया था। ठीक है, जिस वजह से वो आगे जाके यहां पे ऐसे लुढ़क गया गाड़ी के रुकने पर। ठीक है क्या? देखिए दोस्तों, वस्तु का ढीठपन जिसको मैं कहता हूं वस्तु का जड़त्व, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं प्रॉपर तरीके से तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं? किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व एक ऐसी प्रॉपर्टी है भाई साहब, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जड़त्व जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर वस्तु में मौजूद होती है, जो अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। वो जिस भी अवस्था में है वो उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा, क्योंकि वो उसका ढीठपन है, उसका जड़त्व है। मैं अगर कहता हूं कि ये कार है और ये बस है, ठीक है, मैंने कहा जी ये दोनों की जो अवस्था है वो स्थिर अवस्था है, तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका अधिकार है, इसका ढीठपन है कि ये अपनी स्थिति में बना रहना चाहेगा। अगर मैं डिस्टर्ब करने की कोशिश करूंगा, और डिस्टर्ब कैसे करूंगा? फोर्स लगा के, ठीक है, तो वो उसका विरोध करेगा। क्यों करेगा पता है? क्योंकि ये उसका प्रॉपर्टी है, ये उसका ढीठपन है, जड़त्व है। तो कौन सा जड़त्व होगा? विराम का जड़त्व। अगर ये विराम अवस्था में है, तो मैंने कहा जी ये दोनों विराम अवस्था में है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं इस कार को डिस्टर्ब करने में ज्यादा तकलीफ लगेगा कि बस को डिस्टर्ब करने में ज्यादा तकलीफ लगेगा? बताओ। या फिर दूसरे शब्दों में, इस कार को डिस्टर्ब करना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि बस को डिस्टर्ब करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आप क्या बोलेंगे पता है? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको डिस्टर्ब करना ज्यादा तकलीफ होगा, मतलब उसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा डिस्टर्ब करने के लिए, यही बोलेंगे कि नहीं? तो आपने कहा जी इस कार का जो मास है, जिसको मैं कहूंगा द्रव्यमान, ये कम है क्या? हाँ सर बात तो सही है, ठीक है। बस का जो द्रव्यमान है, जिसको हम कहेंगे मास ऑफ द बस, ये अधिक है, ठीक है। तो जिसको डिस्टर्ब करने में या फिर जिसकी अवस्था को डिस्टर्ब करने में हमको ज्यादा तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है पता है? वो ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है। तो बस को डिस्टर्ब करना मतलब ज्यादा तकलीफ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा विरोध करेगा, और ज्यादा विरोध करेगा मतलब इसका जड़त्व ज्यादा है, तो इसका द्रव्यमान भी तो ज्यादा है। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे भाई साहब कि जड़त्व का जो संबंध है वो डायरेक्ट वस्तु के द्रव्यमान से होता है। इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, उसका जो ढीठपन है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया, जिसको हम कहेंगे जड़त्व, ये भी कम होगा। समझ पा रहे हैं क्या? जिस भी ऑब्जेक्ट का मास अगर अधिक है, ठीक है, तो इसका जो ढीठपन होगा, ठीक, ये भी अधिक होगा। यही बात है क्या? क्लियर? मान लो ये कार मोशन अवस्था में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये बस भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो भाई साहब इसकी अवस्था में बदलाव लाने में तकलीफ ज्यादा किस में होगा? कार में होगा कि बस में होगा? बस को रोकना ज्यादा तकलीफ कि कार को रोकना ज्यादा तकलीफ? तो आप क्या बोलेंगे? सर बस का द्रव्यमान ज्यादा है तो ये ज्यादा विरोध करेगा, तो बस को रोकना ज्यादा तकलीफ होगा कंपेयर टू कार, यही कहेंगे। तो भाई साहब ये गति की अवस्था में रहेगा तो उसका जो ढीठपन है वो गति का ढीठपन होगा, गति का जड़त्व। अगर ये विराम अवस्था में है तो भाई साहब उसका जो ढीठपन है वो विराम का ढीठपन होगा, विराम का जड़त्व होगा। समझ पाए? तो दो तरह का जड़त्व आपने देखा, ठीक। आगे हम देखेंगे दिशा का जड़त्व भी होता है, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए हम एक सवाल कर लेते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जाता है? तो आप बोलेंगे कि भाई साहब जिस भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा
उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यही कहेंगे कि नहीं? जिस भी वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो भाई साहब उसकी जड़त्व भी कम होगा। यही कहेंगे कि नहीं? तो बताइए किससे मापा जाएगा जड़त्व को? तो आप बोलेंगे द्रव्यमान से। ठीक है, बिकॉज इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जड़त्व का संबंध सीधे वस्तु के द्रव्यमान से होता है। क्लियर है क्या बात? ध्यान रखेंगे, एकदम खोपड़ी में बिठा लो इस कॉन्सेप्ट को। ओके, अगला सवाल मैंने कहा जी आरआरबी ग्रुप डी में फिर से पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किसके जड़त्व का मान अधिकतम होगा? तो भाई जिसका द्रव्यमान अधिकतम होगा उसका जड़त्व भी अधिकतम होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच। अब देखो स्कूटर है ये ना, ठीक है, स्कूटर और बस। अच्छा, थर्ड ऑप्शन 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो आप बोलेंगे सर रेलगाड़ी और हवाई जहाज का जो द्रव्यमान होगा ना ये बहुत ज्यादा होगा 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्के से, स्कूटर और बस के कंपेयर में। एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी से द्रव्यमान ज्यादा होगा किसका? रेलगाड़ी और हवाई जहाज का। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि भाई साहब रेलगाड़ी और हवाई जहाज का जो जड़त्व का मान है वो अधिकतम होगा। सुपर तरीके से, क्योंकि द्रव्यमान का संबंध किससे है? डायरेक्टली जड़त्व से है। ठीक है दोस्तों, तो जड़त्व विराम का जड़त्व हो सकता है, गति का जड़त्व हो सकता है, दिशा का जड़त्व भी हो सकता है। एक नया जड़त्व पिक्चर में आया जिसको हम बोलेंगे दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल देखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देखेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ देख पा रहे होंगे आप, पेड़ में फल लगा हुआ है और ये फल मान लो एप्पल का फल है। ठीक है, तो आप देखेंगे पेड़ के हिलने पर फलों का गिरना। तो मैं अगर कहता हूं कि भाई साहब किसी भी वस्तु का अपनी विरामा अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, मतलब ये उसके विराम के जड़त्व को बताएगा क्या? ठीक, तो देखिए मैंने कहा जी यहां पे ये पेड़ विराम अवस्था में है, इसका मतलब पेड़ में लगा फल भी विराम अवस्था में होगा। तो इसका जो ढीठपन है ये विराम अवस्था में रहने का है क्या? पेड़ का भी और साथ के साथ पेड़ में लगा हुआ फल का भी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि आप इसको शेक करिए, मतलब पेड़ को ऐसे हिलाइए तो पेड़ तो मोशन में आ जाएगा हिलाने से। अरे पेड़ को शेक करने से ये मोशन में आ जाएगा, लेकिन इसमें लगा जो फल है, ठीक है, ये अपने विराम अवस्था में होने की वजह से ये पेड़ के साथ न हिलकर वो गिर जाता है। पेड़ में लगा हुआ फल पेड़ को हिलाने से क्यों गिरता है? तो उस फल के विराम जड़त्व के कारण। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा, हाँ कि ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि रोलर कोस्टर की राइड स्टार्ट पर अचानक पीछे गिरना। ठीक, अच्छा अगला और एग्जांपल देख सकते हैं, घोड़ा दौड़ने पर सवार का पीछे गिरना। जैसे कि ये घोड़ा के कांटेक्ट में है ये आदमी, क्योंकि आदमी बैठा हुआ घोड़ा में। ठीक है, तो घोड़ा रेस्ट में अगर है, अरे घोड़ा अगर रेस्ट में है मतलब इसमें बैठा हुआ आदमी भी रेस्ट में होगा। अचानक घोड़ा दौड़ना चालू कर देगा तो ये घोड़े में बैठे हुए आदमी का जो ये कमर से लेके पैर तक का हिस्सा जो कि घोड़े के कांटेक्ट में था, तो घोड़े के अचानक दौड़ने से ये आदमी का जो कमर से लेके पैर ये सब जो हिस्सा है ये कांटेक्ट होने की वजह से ये घोड़े के साथ मोशन में आ जाएगा, लेकिन कमर से ऊपर तक का जो ये हिस्सा है दोस्तों, ठीक है, ये तो विरामा अवस्था में ही रहेगा। और उस विराम अवस्था में होने के कारण उसका ढीठपन है कि वो विराम अवस्था में ही रहूंगा करके। तो ये घोड़ा जैसे अचानक दौड़ेगा तो भाई साहब ये आदमी पीछे की तरफ गिरने जैसा महसूस करेगा, या फिर हो सकता है गिर भी जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या ऐसा क्यों हुआ? ठीक है सर, तो ये विराम जड़त्व के कारण है। ये एग्जाम्पल किसका है? जैसे आपको सवाल में बोला जाएगा घोड़ा दौड़ने पर सवार का पीछे गिरना,
ये कौन से जड़त्व का एग्जाम्पल है? तो घोड़ा अचानक से दौड़ेगा तो उसमें बैठे हुए आदमी के ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में होने की वजह से विराम अवस्था में रहना चाहेगा, उसका ढीठपन है, इस वजह से नीचे का हिस्सा घोड़ा के कांटेक्ट में होने की वजह से आगे हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण पीछे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? गिर जाएगा आदमी, बिल्कुल। अब देखो अगला एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी वस्तु का अपनी गत्या अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। ठीक है, जैसे हमने अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखे थे, ये रुका हुआ था घोड़ा और इसमें बैठा हुआ था आदमी। ठीक, अचानक ये दौड़ना चालू किया घोड़ा तो आदमी पीछे गिर गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अगर ये एक चलता हुआ बस अचानक रुक जाएगी तो इसमें बैठे हुए जो सवार है वो आगे की ओर गिर जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो आप देखिए ये बस में बैठे सवार है, देख सकते हैं आप, ठीक है, सीट पे बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि बस जिस स्पीड से चलेगा ये आदमी भी उसी स्पीड से चलेगा। तो बस में है ये सीट और सीट में बैठा हुआ है आदमी। ठीक है, तो सीट बस के कांटेक्ट में है तो भाई सीट का स्पीड वही होगा जो बस का होगा, और ये आदमी का जो कांटेक्ट है इस सीट के साथ, ये आदमी का पूरा ये नीचे का हिस्सा है क्या? ठीक है, तो बस अगर अचानक से रुकेगी तो भाई साहब ये जो नीचे हिस्सा है इस आदमी का, कमर से लेके पैर तक, ठीक है, ये इस सीट के कांटेक्ट में होने से ये भी रुक जाएगा। लेकिन इसके जो ऊपर का हिस्सा है ना भाई साहब, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ढीठपन रहेगा इसके साथ, है ना, मतलब गति का ढीठपन होने की वजह से, गति के ढीठपन होने की वजह से ये जिस भी स्पीड से बस आगे जा रहा था उसी स्पीड के साथ ये चलना चाहेगा। इस वजह से इसके ऊपर का हिस्सा आगे झुक जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि किसी बस के अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, अचानक घोड़ा दौड़ेगा तो भाई आदमी पीछे गिरेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अचानक बस रुकेगी तो भाई आदमी आगे की ओर गिर जाएगा। क्लियर? इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार आगे की ओर गिर जाता है। ये तो अभी जो बस वाला एग्जांपल दिया था वैसा ही वाला है। ठीक है, अगर घोड़ा रुका हुआ था अचानक दौड़ेगा तो आदमी पीछे की ओर गिरेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर घोड़ा दौड़ रहा था और अचानक रुक जाएगा तो भाई आदमी का ऊपर का हिस्सा ढीठपन में बना रहेगा, मोशन वाली ढीठपन में, जिस वजह से वो आगे की ओर गिर जाएगा, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। राइडर फॉल फॉरवर्ड व्हेन हॉर्स स्टॉप्स रनिंग। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं भाई, ऑप्शन दिए रहेंगे, बताइए कौन सा विराम का जड़त्व है, कौन सा गति का जड़त्व है। तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी वस्तु का अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अपने मोशन के डायरेक्शन को बदलने में असमर्थ होना, या फिर अगर हम बदलना चाहेंगे तो विरोध करेगा, तो भाई ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि वाहन तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है तो चालक एक ओर झुक जाता है। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं, जैसे कि आप बस में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और बस में जैसे कि ऐसे विंडो होता है ना भाई, तो आप विंडो वाले सीट में बैठे हुए यहां कहीं भी इस तरह से, यहां कहीं पे ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ कि ना। बस ऐसे सीधे चल रही थी, इसका मतलब आप बस के कांटेक्ट में सीट में बैठे हुए हैं तो आप बस की दिशा में ही चलेंगे कि आप भी? हाँ सर, बात तो सही है। अब देखिए, अब बस ने अचानक से ऐसे मोड़ लिया, ठीक है, लेकिन आपका ढीठपन कैसे है ना, आपके मोशन करने का जो डायरेक्शन वाली ढीठपन है वो सीधे सीधे जाने का है क्या? ठीक, तो बस ऐसे मोड़ लेगा तो भाई आप सीधे सीधे जाने के ढीठपन की वजह से आप ऐसे झुक जाते हैं खिड़की की तरफ।
समझ पा रहे हैं क्या? तो किस कारण है? दिशा के जड़त्व के कारण। अच्छा, आपका जो जड़त्व है, जो ढीठपन है, वो इस दिशा में जाने का है और बस ने अचानक से मोड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे जब मोड़ेंगे तो आप इधर जाने की चाहत रखेंगे। ठीक है, ऐसे फील कर पाए क्या आप? तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे वाहन तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है। व्हेन द व्हीकल मेक्स अ शार्प टर्न द ड्राइवर लीन्स टू वन साइड, तो चालक एक ओर झुक जाता है, जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप, ये वाले एग्जांपल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे चाकू को धार करने वाली घूर्णन रिंग से निकलने वाली चिंगारी की दिशा घूर्णन रिंग के स्पर्शी दिशा में होता है, यह दिशा के जड़त्व के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जी, ये घूर्णन रिंग है, इस तरह से एक रिंग होता है, हाँ कि ना, ऐसे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना, ऐसा। ठीक है, तो जब मैं चाकू को इस रिंग के कांटेक्ट में लाऊंगा, इस घूमते हुए घूर्णन रिंग के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो चाकू को धार करने का ऐसे दिशा क्या होगा? इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे, लाइक दिस। लेकिन जब ये घूर्णन कर रही घूर्णन रिंग, ठीक है, जब इस चाकू के कांटेक्ट में आएंगे तो चिंगारी आएगा, और चिंगारी बिल्कुल स्पर्श दिशा में ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये चिंगारी की दिशा हुआ। तो भाई ये चिंगारी की जो दिशा है, ये इसका ढीठपन है क्या? इस दिशा में जाने का, बिल्कुल इस घूर्णन रिंग के स्पर्शी दिशा में जाने का ऐसे ढीठपन है। लेकिन मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं इस चाकू के मदद से, ठीक है, इस तरह से, लेकिन ये इसका ढीठपन है इस चिंगारी का कि इधर ही जाएगा। तो आप समझिए ये कौन सा एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। मैं आशा करता हूं आप फील कर पाए होंगे इन बातों को। ठीक है जी, आगे बढ़े। बढ़िया। देखिए दोस्तों, मोमेंटम, जिसको हम संवेग के नाम से जानेंगे, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बारे में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 में बेहतरीन तरीके से बताया भी था, जब मैं फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा एग्जांपल बताया था। तो ठीक है, देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं संवेग के डेफिनेशन को लेकर। द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। हम मोमेंटम को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल p से। तो स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ m एंड v, m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। ध्यान रहेगा ये फार्मूला मोमेंटम का। बढ़िया, तो मोमेंटम का मतलब संवेग, ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूं, तो डायमेंशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो आप बोलेंगे जी मास, तो भाई साहब मास के लिए डायमेंशन बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, है ना। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मात्रक जी, तो मीटर मतलब लेंथ, ठीक है सर। फिर हम कहेंगे डिवाइड है। अच्छा, तो ये सेकंड का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकता हूं वैसे, तो पावर के साथ माइनस लग जाएगा सर। ठीक, तो सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम का पावर माइनस, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आप इसको आप गुणा करेंगे दोस्तों आपस में, तो आपने कहा जी mL/t की पावर -1। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये संवेग का डायमेंशन कहलाएगा। मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला m पावर 1 l पावर 1 t की पावर -1, या फिर mL/t की पावर -1। ये सब मैं बहुत अच्छे से सिखा के रखा हूं मैं, डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र का लेक्चर, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एपिसोड नंबर 2। तो संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। और ध्यान रखिएगा, संवेग की दिशा किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा क्या? क्योंकि संवेग बराबर, संवेग को मैं p से प्रदर्शित करता हूं, तो संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ सर, और तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, और यहां जो मास है वो स्केलर है। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अगर मैं कहता हूं कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में भी चेंज देखने को मिलेगा। क्या हरी बात समझ में? इस बात को खोपड़ी में बिठा लो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा ऐसा बात करूं आपसे, तो आप कहेंगे जी मोमेंटम बराबर
मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, एसआई यूनिट, तो भाई सबसे पहले आप बोलेंगे मास का जो एसआई यूनिट होगा केजी होगा, किलोग्राम, कहेंगे कि नहीं? ठीक है सर। फिर वेलोसिटी का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक, क्या बोलेंगे आप? मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, डेश का मतलब गुणा होता है, कभी कभी हम ऐसे डॉट करके भी बताते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? अब इसी को चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे? देखो मैंने कहा जी केजी, ओके, फिर मीटर प्रति सेकंड को मैं लिख सकता हूं सेकंड की पावर -1, क्योंकि पावर यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऊपर ले जाने पे पावर के साथ माइनस लगता है। पता है ना ये बात बहुत अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर एक सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। आरआरबी में पूछे गए सवाल है, किसी पिंड का संवेग मोमेंटम दिया है भाई साहब बॉडी का, कितना? 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड, हाँ कि ना? वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूं 5 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 5 मीटर सेकेंड की पावर -1। बात यही है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा पता करके बतानी है। तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है यार, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये डॉट का मतलब क्या होता है? इंटू होता है। ठीक है जी, तो मैंने कहा मोमेंटम दिया हुआ है 50, ओके, मास हमको पता करना है, इंटू करेंगे वेलोसिटी है 5, तो सर मास बराबर हो जाएगा कितना? 50/5। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में, तो सर जो मास की वैल्यू है, द्रव्यमान की वैल्यू है, ये 10 केजी आएगा। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो पद तरीके से देखिए दोस्तों, अब हम फाइनली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहेंगे। क्या कहता है? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। इसी वजह से मैं सबसे पहले आपको संवेग के बारे में पढ़ाया, जिसको हम मोमेंटम कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है क्या? तो मैंने कहा जी ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान है m, और मैं बोल रहा हूं कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, गति कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? और ये कैसा गति कर रहा है? जैसे मैंने कहा एक समान गति कर रहा है u वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे ऑब्जर्व करूं तब भी u वेलोसिटी, यहां पे ऑब्जर्व करूं तब भी u वेलोसिटी। तो मैंने एक चाहत रखा कि इस u वेलोसिटी से गति करते हुए ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने का चाहत रखा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं इस u वेलोसिटी से मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट को, जिसका मास m है, इसको डिस्टर्ब किया फोर्स अप्लाई करके, जिसके कारण इसके वेलोसिटी में बदलाव देखने को मिला, u से v हो गया। तो वेलोसिटी में बदलाव होगा तो मोमेंटम में भी बदलाव होगा। क्या? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। समझ गए? तो भाई साहब अगर मैं कहता हूं मोमेंटम मतलब p, तो डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहूं तो टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज। तो ये किसके बराबर होगा? ये जो फोर्स अप्लाई किए है ना, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा भाई साहब। समझ पा रहे हैं क्या? तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बराबर क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है सर? आप बोलेंगे मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम अगर हम कहें तो आप बोलेंगे मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फिर हम इनिशियल मोमेंटम कहेंगे तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। दिख रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल और फाइनल के बीच में बल लगाया गया, जिस वजह से वेलोसिटी में बदलाव देखने को मिला। तो मोमेंटम में भी बदलाव देखने को मिला, mv से mu। समझ पा रहे हैं क्या? किस टाइम इंटरवल में? तो t टाइम इंटरवल में। तो मैंने कहा जी ऑब्जेक्ट का जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, उसमें कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं, उसके वेलोसिटी में बदलाव आएगा भाई साहब, u से v होगा, u से v। लेकिन ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहने वाला है। तो मैंने कहा जी ये जो मास है ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पे? v माइनस यू ब्रैकेट के अंदर, और ये डिवाइडेड बाय t। तो वेलोसिटी में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
ये क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है क्या? मैं एक्सीलरेशन बराबर कहूं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लिया गया समय को डिवाइड किया तो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इसकी जगह एक्सीलरेशन बोलूंगा क्या? तो F बराबर क्या निकल के आया? मास गुणा एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। और यही फार्मूला मैं स्टार्टिंग में बताया था क्या फोर्स का, और मैंने कहा था कि ये कहां से आएगा? न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन से आएगा। समझ पाए? बढ़िया। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जब भी इस तरह की कोई हम क्वांटिटी को लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लिखा। तो देखिए जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज तो होगा, कितने टाइम इंटरवल में? टी टाइम इंटरवल में। तो अभी देखना मैं एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल में आप देखेंगे कि मैं ना मोमेंटम में चेंज तो दिखाऊंगा, लेकिन मोमेंटम में जो चेंज होने में टाइम लग रहा है उस टाइम को ना बढ़ा दूंगा। तो उससे होगा क्या पता है? मोमेंटम में जो चेंज होना रहेगा वो तो होगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने फोर्स को कम किया, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी इस तरह से नीचे वाले वैल्यू को आप बढ़ाएंगे, नीचे वाले वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इधर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहेगा वो कम होगा। उल्टा है ये, समझ पा रहे हैं? अगर टाइम को मैंने कम करने की चाहत रखा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने कहा जी सबसे पहली बात, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, हाँ कि ना? अब देखिए पहला एग्जांपल, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल, गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ नीचे करता है कि नहीं करता है? हाँ सर। देखिए चेंज इन मोमेंटम हम क्या बोलते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पे बॉल स्पीड से आ रही थी, लेकिन वो स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगा क्या? हाँ सर, कम होते जाएगा। और जैसे ही खिलाड़ी कैच कर लेगा बॉल को, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, ये भी बात सही है, बात तो सही बोल रहे हैं आप। तो वेलोसिटी अगर जीरो होगा फाइनली, है ना, तो मोमेंटम भी जीरो होगा। तो मोमेंटम को जीरो होने में टाइम टी लग रहा था, मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो होने में टाइम टी लग रहा था, ठीक। तो इस टाइम टी को अगर मैं बढ़ा दिया तो इससे होगा क्या? मुझे फोर्स कम लगेगा, मतलब गेंद को कैच करने में मुझे चोट नहीं लगेगा। इस वजह से गेंद पकड़ते समय, कैच करते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे करता है, और नीचे करने का वजह सिर्फ इतना है भाई साहब कि वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है, मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो होने का जो टाइम ड्यूरेशन टी है इसको बढ़ाता है, जिससे कि उसको फोर्स कम लगता है। समझ पाए? बढ़िया। लेकिन जो चेंज इन मोमेंटम है ये तो होगा, और चेंज इन मोमेंटम में जो फाइनल मोमेंटम है वो तो जीरो होगा ही, लेकिन फाइनल मोमेंटम जीरो पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा था उसको बढ़ाने से इसको बल कम लगता है, ठीक है, हाथ चोट लगने से बचेगा। इस वजह से टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है भाई साहब। और टाइम ड्यूरेशन कैसे बढ़ेगा? अपने हाथ को नीचे करेगा, डायरेक्ट ऐसा कैच करेगा तो भाई लगेगा, तो नीचे करेगा तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस वजह से एक गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ नीचे करता है। दूसरा एग्जांपल और देखिए, एथलीट प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकता है, अचानक से नहीं रुकता। तो देखो दौड़ खत्म करेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा मतलब चेंज इन मोमेंटम में जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी जीरो होगा क्या? हाँ सर। तो यहां पे अप्लाइड फोर्स को कम करने की वजह से, या फिर प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद वो धीरे धीरे रुकता है, मतलब
फाइनल मोमेंटम को जीरो होने में जो समय लगता है उसको वो बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, या फिर मोमेंटम में चेंज होने में जो समय लगता है उसको वो बढ़ा देता है, समय को बढ़ा देता है, और इस समय फोर्स उल्टा है एक दूसरे के, तो बल कम लगता है, प्रभाव कम लगता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, एथलीट प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकता है, ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के कौन से नियम का एग्जाम्पल है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे ही गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ नीचे करता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जाम्पल है। बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है भाई साहब, ठीक है, इसलिए मैं जोर लगा के बता रहा हूं, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज के साथ कनेक्ट किए होंगे। मैंने आपको डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल फील कर पाएंगे आप, वैसे एग्जाम्पल के साथ भी आपको कनेक्ट किया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, और साथ के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला होता है F बराबर फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, इसको मैंने आपको प्रूव करके दिखाया इस तरह से। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होता है भाई साहब, तो ये किसके बराबर होगा, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोस्तों मैं जब भी कहूंगा बल बराबर, तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। इसका मैं विमी सूत्र ऑलरेडी बता चुका हूं, बल का विमी सूत्र mLT⁻²। और अगर मैं कहता हूं एसआई यूनिट तो आप बोलेंगे न्यूटन, सीजीएस यूनिट तो आप कहेंगे डाइन। ज्यादातर सवाल में न्यूटन दिया रहता है, बल का एसआई मात्रक हम देखते हैं भाई साहब ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, लेकिन पता होना चाहिए डाइन ये सीजीएस मात्रक होता है बल का, जो किसके बराबर होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ पाए? तो ये जो डाइन और न्यूटन है, इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन भी मैं समझा चुका हूं, स्टार्टिंग में ही समझा दिया था मैं, ठीक है जी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma, ठीक है जी। चलिए फिर अब हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। चलिए स्क्रीन में सबसे पहला सवाल क्या कहता है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करके बतानी है। सबसे पहली बात, मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो अप्लाइड फोर्स होगा दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो मैं अगर कहूं भी तो ये मास फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहेंगे मास को कॉमन ले लेंगे, तो ये वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बस फिर अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो यार, सॉल्व हो गया। मास दिया हुआ है 5 केजी, अच्छा फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 7 माइनस 4, ठीक, और ये टाइम जो दिया हुआ है कितनी है, तो टाइम कहेंगे 2 सेकंड दिया हुआ है। तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 5 गुना 3 15, 15/2 कितना हो जाएगा, 15/2 15 का आधा, तो 7.5 किसमें आएगा, ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम कहते हैं न्यूटन। समझ पा रहे हैं क्या? तो 7.5 न्यूटन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करके बताया, एक एक स्टेप लिख के बताया। अब ये बार बार ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, अगला सवाल में धड़ाधड़ शॉर्टकट निपटाऊंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ 7 माइनस 4 3 का, डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दिए, डिवाइड कर देंगे समय 2, मास लिख देंगे डायरेक्ट 5, 5 के 15/2 15 का आधा 7.5, ऐसा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। जैसे कि 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित होती है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करनी है, मतलब
फोर्स कितना अप्लाई किया गया है यही बतानी है क्या। जिस तरह से यहां ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि ना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या? अगर आपको फोर्स का यूनिट पता है, अरे फोर्स का मात्रा क्या होता है, तो आप कहेंगे जी न्यूटन तो होता है, हाँ कि ना। तो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है जिसमें फोर्स की वैल्यू न्यूटन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। बाकी आपको पता होना चाहिए ये पास्कल क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट है ये। मैंने बताया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक। मैंने कहा जी केजी ये मास का यूनिट होता है। अच्छा जूल कहे तो ये कार्य का यूनिट होता है, ठीक है। तो हमको पूछा गया था फोर्स, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूटन में दिया गया भाई साहब 200 न्यूटन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 है ना। मैं बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारे। उसका मात्रक भी मैंने बताया, आपको सिखाया क्या क्या मापने का पद्धति होता है, मात्रक की पद्धति, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला, कितनी सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार बोल रहा हूं, आप जाइए और यूनिट एंड मेजरमेंट जो फंडामेंटल चैप्टर है उसको जरूर आप कंप्लीट करिए। ये मत सोचिए कि वो सिलेबस में नहीं है करके। अगर मैं पढ़ाया हूं भाई तो उसका पढ़ाने का कुछ तो वजह होगा ना, ठीक है। तो बस 2 एपिसोड है, उसको देखने में आपका क्या ही जाएगा, देख लो तो आगे के चैप्टर को आप और अच्छे से कनेक्ट करोगे। यकीन मानिए आपको देखने के बाद समझ में आएगा जब आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इस सवाल को आपको सॉल्व करनी है, अगर इस सवाल को सॉल्व करने की चाहत है तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास की वैल्यू दी हुई है सर यहाँ पे 100 केजी, ठीक है, गुणा एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। अच्छा वेलोसिटी में चेंज इनिशियल से फाइनल कितने का चेंज हुआ है, 5 से 15, 10 का चेंज हुआ है सर, यही बोलेंगे कि नहीं सर 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, सर 100 का गुणा कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, 200 न्यूटन, हाँ कि ना। अच्छा आया कि नहीं आया जी आंसर। किसी दिन मान लो इस सवाल में यूनिट न्यूटन ना देकर अलग कुछ दिया होता, कैसे दिया होता, इस तरह से, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई साहब इसका मतलब भी तो न्यूटन होता है। एक एक चीज बारीकी से बताते चल रहा हूं दोस्तों, एक एक चीज आप सीक्वेंस से फॉलो करिए, सारे लेक्चर्स बेहतरीन अंदाज के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये सिर्फ प्रयोगशाला परिचालक के लिए यूजफुल है ऐसा नहीं है, ये सीरीज, ठीक है, जितने भी आपके रेलवे एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम होते हैं, वो सब के लिए यूजफुल होगा। फिजिक्स जहां जहां पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सब एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। बस आप फॉलो करते रहिए लेक्चर्स और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिएगा जिससे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण बताना है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ वैल्यू बताना है फोर्स का, ठीक है। तो देखिए यार सबसे पहली बात, यहां पे एक कार है जो मोशन कर रही है, ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। इसको मैं बोलता हूं कि आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो सर यहां 5/18 का हम गुणा कर देंगे, समझ पाए। तो आप बोलेंगे 18 का 18, 18 चौकी 72, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब ये इस स्पीड के साथ 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड के साथ चल रही है कार। अब ब्रेक लगाने पे ये रुकेगा, और रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्या, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी, यही बात है। अब देखिए यार 20 मीटर प्रति सेकंड से 0 मीटर प्रति सेकंड पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक, और ये टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 4 सेकंड, बेहतरीन तरीके से। तो मैंने कहा जी अगर इस ऑब्जेक्ट का, इस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है 1000 केजी, तो लगाए गए बल का परिमाण बताना है। तो आपने कहा जी बल बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू है 1000। अच्छा एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, आपने कहा जी एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लिया गया समय। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा, 4 पंजे 20, -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि
जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है और कम होते होते फाइनली जीरो हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है। हाँ कि ना, पढ़ाया है, समझाया मैंने मोशन चैप्टर में, ठीक है सर। तो यहां पे फोर्स बराबर पता करना है, तो मास लिखा, एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लिखेंगे -5। तो भाई यहां जो फोर्स आएगा ये कौन सा फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स होगा। आप बोलेंगे माइनस का 5000 हो जाएगा, मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है दोस्तों, यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस गजब का रहेगा, धड़ाधड़ उड़ाएंगे ऐसे सवाल को। तो -5000 न्यूटन, ये माइनस में क्यों आ रहा है सर, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में आ रहा था, मंदन हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, इसलिए फोर्स की वैल्यू भी माइनस में आया, ठीक है, रिटार्डेशन। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो आपको सिर्फ वैल्यू बताना है, प्लस माइनस क्या बताता है, दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, हमको सिर्फ वैल्यू बताना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बतानी है दोस्तों फोर्स का, तो आप कहेंगे सर फोर्स की वैल्यू 5000 न्यूटन होगा। अब इसी को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 × 10⁻³ न्यूटन। सुपर तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैंने कहा जी 5 × 10⁻³ ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। चलिए फाइनली हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों। क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है भाई साहब। जैसे कि मैंने कहा जी, ये एक रामलाल नाम का लड़का है जो दीवार को धक्का मार रहा है, तो धक्का मारने के लिए इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन सा है, ये एक्शन फोर्स। समझ पा रहे हैं क्या? तो सेम टाइम पे ये दीवार विरोध करेगा, किसके फोर्स का, ये रामलाल के द्वारा जो एक्शन फोर्स लगाया गया इसका विरोध करेगा। और विरोध कैसे करेगा, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा ये दीवार रामलाल पर। तो आपने देखा एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय रामलाल ऑन द वॉल एंड दिस रिएक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय वॉल ऑन द रामलाल। तो आपने देखा कि जो एक्शन है और रिएक्शन है दोनों अलग अलग बॉडी पे, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं क्या, जो हमेशा इक्वल होंगे। ये कौन कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में समान होंगे, मतलब मात्रा में समान होंगे, जितना अमाउंट एक्शन का होगा उतना ही अमाउंट रिएक्शन का होगा, और दिशा में विपरीत होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और साथ के साथ ये सदैव विभिन्न पिंडों पर कार्य करेंगे। दे एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है, कि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी में एक्ट करते हैं कि सेम बॉडी में, तो ऑलवेज डिफरेंट बॉडी में एक्ट करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। यहां पे एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल तो है, लेकिन ये देख पाएंगे निगेटिव वैल्यू की इक्वल। तो निगेटिव का मतलब अगर एक्शन फोर्स इधर राइट लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स लेफ्ट लगेगा। ये माइनस प्लस क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम यह दर्शाता है कि प्रकृति में कोई भी बल हमेशा जोड़े के फॉर्म में होंगे, युग्म के फॉर्म में होंगे दोस्तों, पेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक्शन फोर्स ये अकेले कभी नहीं दिखेगा, एक्शन के साथ रिएक्शन भी होगा। जैसे आपने किसी को चाटा मारा, ठीक है, तो एक्शन दिया, लेकिन ये जो आपका चिक्स है, गाल है, ये रिएक्ट करेगा आपकी ये हथेली को। तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी में इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगा, हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए कुछ सवाल का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आरआरबी एलपी 2024 बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में पूछे गए सवाल है भाई साहब। सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। तो आपको पता है भाई साहब कि एक्शन एंड रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं, यस, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, यस, एंड डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं। तो भाई साहब ऑप्शन ए देखेंगे तो दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं भाई इक्वल होते हैं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बोल रहा है। अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात। एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यस, ये ऑप्शन बी हो सकता है।
ऑप्शन सी चेक करेंगे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल करेक्ट, बट नॉट अपोजिट ऑलवेज, नहीं भाई साहब, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। वे परिमाण में असमान होंगे, अरे दे आर अनइक्वल, कैसे हो सकते हैं, इक्वल होंगे ना, इक्वल अपोजिट एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मजेदार तरीके से, बढ़िया। अगला सवाल, ये और मजेदार सवाल है, देखना डियर। एक 70 केजी का आदमी है जो 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला होगा, ये पता करके बतानी है। एक्शन रिएक्शन है, बस कुछ नहीं। मैंने कहा जी ये एक आदमी है, ठीक है, और ये हो गया दूसरा आदमी, ठीक। ये पहला आदमी 70 केजी का है भाई साहब, और जो दूसरा आदमी है ये 50 केजी का है। बहुत बढ़िया। अब सवाल कहता है कि ये जो 70 केजी का आदमी है ये 50 न्यूटन के बल लगाकर 50 केजी वाले आदमी को धक्का दिया, 50 न्यूटन का बल लगा के, तो ये क्या हुआ, एक्शन हुआ क्या भाई, दूसरा आदमी भी तो इसको धक्का देगा, ठीक है। ये कितना, 50 न्यूटन का, इक्वल अपोजिट एंड दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होंगे भाई साहब, ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सुपर तरीके से, हाँ सर बात तो सही है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे रॉकेट का लॉन्च होना, ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा, मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना कहीं पर लिखा होगा ऑप्शन में जब सवाल सॉल्व करेंगे, रॉकेट लॉन्च ये किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। जैसे रोइंग अ बोट, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे बाउंसिंग अ बॉल, स्विमिंग करते हैं आप, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, रिकॉइल ऑफ अ गन, अच्छा, वॉकिंग, यहां भी एक्शन रिएक्शन, ठीक। आप जमीन पर एक्शन अप्लाई करते हैं तो जमीन आप पर रिएक्ट करती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक। वैसे पुशिंग अ वॉल, वॉल को आप पुश करेंगे तो भाई वॉल भी तो आपको रिएक्ट करेगा, तो आपने एक्शन दिया तो वॉल आपको रिएक्शन देंगे। हिटिंग अ बैट्स बॉल, ठीक, बढ़िया। बैट और बॉल जब आपस में टकराएगी तो आप बोलेंगे बैट्समैन ने एक्शन प्रोवाइड किया, तो बॉल के द्वारा रिएक्शन, मतलब एक के द्वारा दूसरे को अप्लाई किया जाएगा, कोई एक एक्शन का काम करेगा तो दूसरा रिएक्शन का काम करेगा। सुपर तरीके से, बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, समझा बेहतरीन तरीके से। फोर्स एक ऐसी एजेंसी होती है जो किसी बॉडी के स्टेट में या तो चेंज लाने का प्रयास करेगा या तो चेंज ले आएगा, एक ऐसा एजेंसी को हम बोलते हैं फोर्स। और न्यूटन की गति के 3 नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या ये फोर्स के बारे में ही बात किया है क्या? आपने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई डिस्टर्बिंग फोर्स, बाह्य बल न लगाया जाए। बल के बारे में बात किया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है? फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, यहां भी बल के बारे में बात हुआ, फोर्स के बारे में बात हुआ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई साहब दुनिया में कोई भी बल अकेले पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा पेयर में देखने को मिलेगा, एक्शन रिएक्शन की तरह, यही बोलता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहां जो एक्शन है और रिएक्शन है ये भी तो फोर्स है। तो बेसिकली सर आइजैक न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया। अरे फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दिया? तो किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। समझ रहे हैं क्या? बल नाम की कोई चीज होती है, इसके बारे में किसने बताया है हमको? सर आइजैक न्यूटन ने। क्लियर बात? ओके। और भी आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक पर्टिकुलर पेज में, एक पर्टिकुलर स्लाइड में, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूं,
और मजेदार तरीके से जो तीनों नियम को कनेक्ट करेगा, ऑप्शन जो दिया रहेगा वो तीनों नियम से रिलेटेड ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे कि ये ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। मैंने न्यूटन की गति के पहले नियम का आपको उदाहरण बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, और न्यूटन के गति की तृतीय नियम के लिए भी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कि रॉकेट लॉन्च करना, ये क्या बताएगा, थर्ड लॉ, हाँ कि ना, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। अब देखो, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय जो क्षेत्र रक्षक होंगे, जो फील्डर होंगे, ठीक है, वो चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम को बढ़ा देने से फोर्स कम लगता है, चोट लगने से बच जाता है, इस वजह से। कौन कहता है ये? न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है जी, हमको बोला गया है कि जो फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका एग्जाम्पल कौन बता रहा है? तो देखिए, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो अचानक शुरू होने पे क्या होगा, जो यात्री रहेंगे, यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है क्या, अचानक शुरू होंगे तो उसका ऊपर का हिस्सा विराम की जड़त्व होने की वजह से पीछे झुक जाता है। तो भाई जड़त्व बोला, जड़त्व का नियम कौन बताता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यही तो बता रहे हैं सर, फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो तीन ही तो नियम होते हैं न्यूटन की गति की, और तीनों नियम के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हमको बताना था यहाँ पे न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम कहेंगे, इसका उदाहरण है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, सुपर तरीके से, बढ़िया। अगला सवाल, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, और इसी दूसरे नियम से आप क्या बोलते हैं? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ पाए क्या? बढ़िया। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे डियर आज का यह लेक्चर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये रहा हमारे पास न्यूटन की गति का नियम, तीन नियम हमने बेहतरीन तरीके से देखा, और फोर्स के बारे में भी बेहतरीन तरीके से समझा। आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताया करें, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहिएगा हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को। मैं पूरा कंप्लीट फिजिक्स आपको एग्जाम से पहले करा के दे दूंगा डियर, है ना, बेहतरीन अंदाज के साथ, मजेदार तरीके के साथ, ठीक है। और ये इंश्योर करते हुए कि आपसे एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स को कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। अब इधर आगे का लेक्चर ना, मैं कोशिश करूंगा आगे का लेक्चर थोड़ा लेंदी लेक्चर हो, क्योंकि लेक्चर डेली बेसिस पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है डियर, है ना। मुझे भी ये सब कंटेंट में काम करना होता है, पावर पॉइंट मैं खुद रेडी करता हूँ, टाइपिंग सारी चीजें मैं खुद रेडी करता हूँ, तो मुझे समय लगता है। इसलिए मैं अब ट्राई करूंगा कि मैं लेंदी वीडियो बनाऊं, ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर हो जाए। मतलब मान के चलिए एक चैप्टर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आने वाले मान के चलिए 10 से 15 दिन में हमारा फिजिक्स का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एज पर द सिलेबस ऑफ छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा 2025, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।